क्लास में आप लोगों को आंसर राइटिंग करने के पहला चरण यहाँ पे डिस्कस किया गया था और आपको कुछ होमवर्क दिया गया था और आई होप आप सभी ने किया होगा। होमवर्क क्या था? तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था कि मेंस आंसर राइटिंग के जो चरण है, टोटल 4 चरणों में हम पूरी आंसर राइटिंग करने के स्किल्स को सीखने वाले हैं और इसके साथ साथ इन स्किल्स को आपको एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको मैं सारी नॉलेज एक साथ दे दूं और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब आंसर राइटिंग का हम स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को देखेंगे, उसको सीखेंगे, तो वहां पे आपके साथ ही समस्या आएगी। जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप अप्लाई करने में आप समर्थ नहीं होंगे। तो हमने देखा था उत्तर लेखन के पहले चरण में कि प्रश्न को समझना क्यों जरूरी है, प्रश्न को कैसे समझा जा सकता है, उसको अलग अलग टुकड़ों में जो बांटने की स्थिति थी उसको डिवाइड करना और डिवाइड करने के बाद उसको सही तरीके से आपको आंसर राइटिंग का स्टार्ट करना था हमें। तो यहां पर अगर हम देखें, जो पहला आपका चरण था उसके साथ आपको दिया गया था कि आपको जो अप्लाई करने को बताया गया था उसके लिए 2020 के जीएस जो मेंस के जो पेपर था उसको आपको अप्लाई करना था कि 2020 के पेपर को आपको डाउनलोड करना था मेंस का, और वहां पर आपको जो पहला चरण बताया गया था उसकी उन प्रश्नों के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी थी। तो अगर आपने आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस की, अगर जो चीजें बताई हैं उसको आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज यहां पर हम दो अन्य चीजों को देखेंगे। यहां पर देखिए, आज हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं, एक है उत्तर की रूपरेखा कैसे तैयार की जानी चाहिए, और दूसरा, जब आप तीसरे चरण में पहुंचेंगे, जब उत्तर की रूपरेखा तैयार हो जाती है तो हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। और जो चौथा चरण आता है, एक उत्तर जो होता है एक सामान्य उत्तर भी हो सकता है और एक आकर्षक उत्तर भी हो सकता है। तो यहां पर चौथे चरण में हम देखेंगे कि उत्तर के प्रस्तुतिकरण को हम आकर्षक कैसे बना सकते हैं। लेकिन उस चरण में जाने से पहले जो दो चरण है, दूसरा और तीसरा, उसको यहां पे आज हम समझेंगे, जिसमें पहला है कि एक उत्तर की जो रूपरेखा होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बनाई जानी चाहिए, क्यों बनाई जानी चाहिए, और यहां पर ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है एग्जाम से पहले अगर आप इसे सीख जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। आज तो ध्यान से सुनना है सारी चीजों को और अप्लाई करना है, नोट क्रिएट कर लेने हैं अपने, है ना। ध्यान से सुनते चलिए, जो इंपॉर्टेंट लगे आप नोट भी करते चलिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। वो सारी चीजें हैं, विद एग्जाम्पल हम इसे समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर आप सभी के मन में आता है कि उत्तर की रूपरेखा क्या है। तो एक आंसर फॉर्मेट क्रिएट करना, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो भी एग्जाम में आपके लिए प्रश्न आएगा या जो भी प्रश्न की आप प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम से पहले, आप उसकी एक आंसर फॉर्मेट तैयार करें। आंसर फॉर्मेट होता क्या है और क्यों जरूरी है, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। देखिए, यहां पे आंसर फॉर्मेट का होता है कि एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, ठीक है। अर्थात कि जो पूरा उत्तर आप लिखने जा रहे हैं, जो डिटेलिंग आप देखने जा रहे हैं अपने उत्तर में, उसकी की पॉइंट को आप पहले से लिख लेते हैं और उस की पॉइंट को आप आंसर राइटिंग में फ्रेम करते हैं। तो यहां पर इसके लिए हम क्यों करें, क्या हम सीधे उत्तर भी तो लिख सकते हैं, ये भी एक प्रश्न आता है ना कि हम क्यों ना हम सीधे जाके आंसर राइटिंग ही करना शुरू कर दें। क्यों आपका 1-2 मिनट जो आंसर फ्रेम करने में जाएगा, उसके बाद हम आंसर राइटिंग जब करने जाएंगे तो वहां पे हमारे पास समय कम बचेगा और मेरा जो समय कम बचेगा, हो सकता है मेरे 1-2 प्रश्न भी छूट जाएं, तो वो मेरा आंसर राइटिंग जो होती खराब हो जाएगी। लेकिन एक समस्या है, ये भी है, ठीक है, ये एक वाजिब सा प्रश्न है आपके समझ, सही है, लेकिन इसका एक दूसरा भी एंगल है। जब आप बिना सोचे समझे सिर्फ प्रश्न को पढ़ के आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो वहां पे कई बार आपका उत्तर जो होता है अव्यवस्थित होता है। अव्यवस्थित का क्या मतलब होता है कि आप जो प्रश्न लिखने जा रहे हैं, जिस प्रश्न को देखकर आपने आंसर राइटिंग करना शुरू किया है, उसमें क्या होगा कि लेखन क्षमता यदि आपकी सधी हुई नहीं है, अभ्यास नहीं किया हुआ, तो सधी हुई होने का कोई वहां पे आपको समझ रहे हैं, सधी हो ही नहीं सकती बिना अभ्यास के। तो वहां पे अगर सधी हुई नहीं हुई तो क्या होगा, होगा क्या कि आपके उत्तर में अव्यवस्था दिखेगी और बिखराव की समस्या आएगी। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, जो प्रश्न में बिंदु पहले लिखे जाने चाहिए, हो सकता है वो बिंदु आप बाद में लिख रहे हो, जो बाद में लिखने चाहिए वो आपने पहले लिख दिए हो। ये कभी भी ऐसा भी होता है कि पॉइंट, क्योंकि प्रश्न अचानक से सारे पॉइंट तो आते नहीं, प्रश्न को पढ़ने के बाद और जब आप लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं दिमाग को, तो दिमाग में जो आपको उस प्रश्न को लेकर जो भी ख्यालात आते हैं, जो भी वो सोचता है, उससे संबंधित वो पॉइंट निकालते रहता है।
और कई बार जो पॉइंट पहले बनने चाहिए वो बाद में आते हैं, और इसका नेगेटिव एक इंपैक्ट ये पड़ता है कि आपकी उत्तर जो होता है वो अव्यवस्था से भरा होता है, बिखराव की स्थिति होती है, और पढ़ने में भी आकर्षक नहीं होता है, और उसके कारण एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए भी यहां पे समझ गए आप, तो क्यों करना चाहिए, तो यहां पे ज्यादा नहीं, आपको 1 मिनट 2 मिनट देने हैं, 10 मिनट में आपको 9 से 10 मिनट में आपको एक उत्तर लिखना है। अगर वहां पर आप 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड अगर आप दे देते हैं, मैक्सिमम 2 मिनट है, अभ्यास के तौर पे स्टार्टिंग में हो सकता है 2 मिनट लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड में भी आपका तैयार हो जाएगा। तो वहां पर इसका फायदा क्या है कि सबसे पहले कोई भी प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न को पढ़ने के साथ 2 मिनट अवश्य दें अपने उत्तर की रूपरेखा को तैयार करने। उसके बाद रूपरेखा क्या है तो यह भी मैं बता दूं आपको। एक रूपरेखा का मतलब होता है उत्तर से संबंधित बिंदुओं को लिखा जाए और उसे एक फॉर्मेट में एक रेखा चित्र के हिसाब से उसका प्रयोग किया जाए। समझ आई बात? कहने का मतलब जो भी प्रश्न आप पढ़ते हैं उसमें जो जो बिंदु आते हैं पहले आप उसे लिख लें और उसके बाद फिर उसे व्यवस्थित क्रम में लगा लें कि पहला पॉइंट कौन होगा, इसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा, और इस तरीके से एक फॉर्मेट अपना क्रिएट कर लो। और जब वो बिंदु आपके तैयार हो जाते हैं उसके बाद आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो काफी आसानी से, आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग भी आपका तेजी से चलेगा, हैंड राइटिंग स्पीड भी आपकी अच्छी से रहेगी क्योंकि आपके दिमाग में जो होती है सारे पॉइंट आपने बना लिए हैं और पहले से उसकी एक रूपरेखा बना ली है, तो दिमाग भी आपका वैसे ही चलता रहता है और आप अच्छे से आंसर राइटिंग भी करना शुरू करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, एक अच्छी रूपरेखा का मतलब क्या हुआ कि यहां पर उत्तर से संबंधित बिंदुओं को आप लिखेंगे और एक रेखा चित्र आप फॉर्मेट तैयार करें। अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहां पे समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, फॉर्मेट आप कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए एक प्रश्न है जैसे कि एक कुशल नेतृत्व की वजह से एक दुरूह संभावना को यथार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। भारतीय रियासतों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। यदि आपके समक्ष यह प्रश्न आता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, है ना। एक कुशल नेतृत्व की वजह से एक दुरूह संभावना को यथार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है और भारतीय रियासतों के कथन पर, इसके यहां पर के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। अब यहां पर यह प्रश्न अगर आपके समक्ष में आ गया, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, आप सीधे आंसर राइटिंग करने चले गए। मैं कहता हूं थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, इस प्रश्न को समझिए। जैसे हमने पहले चरण में सीखा है कि सबसे पहले प्रश्न को अलग अलग बिंदुओं में तोड़िए और जब तोड़ लेंगे तो वहां पर आपको क्या करना है, एक उत्तर की रूपरेखा तैयार करनी। अब इस उत्तर की रूपरेखा कैसी होगी, तो हम स्टार्ट कैसे कर सकते, सबसे पहले भूमिका हमें तैयार करनी है। तो भूमिका में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे जो बात की जा रही है वो किस समय की बात की जा रही है, ये स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, जब भारत यहां पर अंग्रेज जो जा रहे थे, भारत पाकिस्तान विभाजन और साथ ही साथ यहां पे कई सारी छोटी छोटी रियासतें थीं और उनके एकीकरण को करने की समस्या आपके समझ थी, ये उस समय का वहां पे सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी, पटेल जी की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो यहां पर हम स्टार्टिंग भी वहीं से करें क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रही। तो यहां पर हम भूमिका में पटेल और बिस्मार्क, बिस्मार्क की भी ऐसी ही भूमिका आपको जर्मनी में देखने को मिलती है, तो उनकी एक तुलनात्मक भूमिका हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, दोनों की तुलना करते हुए एक भूमिका हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम अगले चरण में जाएंगे। अगले चरण में देखिए यहां पे एक वर्ड यूज किया गया था, दुरूह संभावना को यथार्थ में परिवर्तित करना। तो यहां पे ये दुरूह संभावना क्या थी ये स्पष्ट करेंगे। हम अगले चरण में जाएंगे और दुरूह संभावना क्या थी उसे स्पष्ट करें। और इसके लिए क्या करेंगे, दुरूह संभावना क्या थी भाई, कि 1947 की स्थिति, एक तो भारत पाक विभाजन हुआ, उसके बाद अंग्रेजों की योजना देखिए, उन्होंने हमेशा फूट डालो राज करो वाली नीति थी और जाते जाते भी उन्होंने क्या कर रखा था, यही सारी रियासतों के मध्य भी ऐसे ही बीज बो दिए थे, भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया था और एक अव्यवस्था का दौर वो छोड़कर गए थे। इसके बाद कई रियासतों में यह मन कर गया था कि अब अंग्रेज तो चले गए, अब हमें स्वतंत्र राज्य के तौर पर शासन करने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। तो यहां पर कई सारे रियासतें और राजाओं के स्वतंत्र रहने की इच्छा भी थी। तो एक दुरूह संभावना थी जरूर, यहां पर अगर आप देखें तो ये जो समस्या थी, एक विकट समस्या थी, दुरूह संभावना थी। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब इसके बाद अगला चरण क्या होगा उस उत्तर का, अगले चरण में हम ये बताएं कि किस तरीके से पटेल के द्वारा पूरी भारत को आज वर्तमान जो स्वरूप हम दिखाई देता है भारत का, उसे किस तरीके से वहां पर उनके कुशल नेतृत्व में उनके द्वारा पूरा किया गया। तो यहां पे कुशल नेतृत्व दिखाइए जिसमें पटेल की कार्यक्षमता और कार्यशैली का एक संक्षिप्त वर्णन आपको करना है।
और उसके बाद अपने उत्तर का जब आप समापन करने की ओर बढ़ें तो वहां पर यह दिखाइए कि पटेल की भूमिका जो है वो बिस्मार्क और गैरिबाल्डी से भी कैसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस रही है। और इस तरीके से एक जो प्रश्न था, जो कह सकते हैं आप थोड़ी सी समस्यात्मक प्रश्न रहा, उसका कितनी आसानी से एक उत्तर की रूपरेखा मिल जाने के बाद आप इसको प्रवाहपूर्ण तरीके से लिख सकते हैं। आसान हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अगर आप यहां पर इसको सीधा लिखना शुरू कर देते, फिर थोड़ी देर सोचते अब क्या लिखूं, फिर लिखते, फिर बैठ जाते, फिर लिखते, तो वहां पे क्या होता है, वो ज्यादा समय जाता है, समय वैसे भी जाता है। इसलिए थोड़ा सा अगर आप समय देकर अपने प्रश्नों की एक उत्तर की रूपरेखा तैयार कर लें तो ये आपके उत्तर प्रवाह में आसान होगा। लाभ क्या है? लाभ ये हो जाएगा कि देखिए, अगर आप उत्तर की रूपरेखा का अभ्यास करना अभी से शुरू कर देंगे तो इसका सबसे बड़ा लाभ, अभी आपको ज्यादा समय लगेगा, आपको इसका जो लाभ होगा कि जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, जब आप परीक्षा के समय तक, ठीक है, जब आप मेंस एग्जाम में बैठने वाले होंगे उस समय तक परीक्षा के समय प्रश्नों को देखकर उसकी उत्तर की रूपरेखा हो सकता है आप दिमाग में ही बना लें। जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा आपके साथ दिमाग में बन जाए, या बहुत कम समय में बना ले। अभी हो सकता है अगर 2 मिनट लग रहा हो तो उस समय हो सकता है 30 ही सेकंड में आपका यहां पर उत्तर बन जाए, एक रूपरेखा तैयार हो जाए। ये एक लाभ है। दूसरा लाभ होगा कि परीक्षा के समय आपको तीव्र, व्यवस्थित, सारगर्भित और आकर्षक उत्तर लेखन आपके वहां पर तैयार होंगे, जो आपको अच्छे नंबर यहां पर दिलाएंगे, क्योंकि व्यवस्थित उत्तर होंगे, आकर्षक होंगे, प्रवाहपूर्ण होंगे, और ये सब आपको यहां पर इस उत्तर की रूपरेखा बनाने के कारण मिलेगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, अपना उत्तर की रूपरेखा जरूर तैयार करनी है अपने जिस चरण में। दूसरे चरण में हमें क्या करना है, जरूर किसी भी प्रश्न का यहां पर उत्तर की रूपरेखा तैयार करें। अब इसके लिए ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या है? होमवर्क रहेगा कि आपको यहां पर अगेन से करना क्या है कि यूपीपीएससी 2020 का, ठीक है, यूपीपीएससी 2020 का जीएस मेंस, ठीक है, जीएस मेंस के पेपर आपको क्या करने हैं, डाउनलोड कर लेने हैं। और डाउनलोड करने के बाद वहां पर फर्स्ट पेपर ले लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रश्नों को देखें और प्रश्नों को देख करके यहां पर उनके उत्तर की रूपरेखा तैयार करें। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप सबको करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बिना भूले सबको यहां पर ये काम करना है, जरूर करेंगे यहां पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा सिर्फ यहां पर आकर ये सीख लेना कि क्या कैसे करना है, इससे ही काम आसान नहीं हो जाता है जब तक आप इसका नियमित अभ्यास नहीं करते हैं, है ना। तो एक तो काम ये हो गया कि हमें उत्तर की रूपरेखा तैयार करनी है। पहला काम हमने कल ही पिछले लेक्चर में समझा था कि प्रश्न को कैसे समझना है। अब इसके बाद अगला जो चरण आता है कि आप उत्तर लिखते हैं। हम स्टेप 3 में पहुंचते हैं और आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं हम आंसर राइटिंग की। तो यहां पर देखिए, आंसर राइटिंग का जो हमारा यहां पे तीसरा चरण है, ठीक है, तीसरे स्टेप में पहुंचेंगे। तो उत्तर लिखने के लिए यहां पर 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। किसी भी एक गुड आंसर लेखन या एक अच्छी आंसर राइटिंग के लिए 2 चीजें आपके उत्तर में होनी बहुत जरूरी है। पहला है उत्तर में प्रामाणिकता का होना, और दूसरा उत्तर का प्रवाहपूर्ण होना। प्रामाणिकता का क्या मतलब हो, अब ये प्रश्न बनना चाहिए आपके मन में कि प्रामाणिकता का क्या मतलब हुआ। प्रामाणिकता कैसे, आप मतलब किसी चीज को सिद्ध करना, किसी चीज को सही साबित करना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आप अपने उत्तर को लिखते हैं और उसकी उत्तर में प्रश्न के अनुरूप वहां पर जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुरूप उत्तर लेखन में प्रामाणिकता आपको सिद्ध करनी हो, तो आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ठोस तथ्यों का, तर्क का, आंकड़ों का, रिपोर्ट्स का, जिसके माध्यम से जो बात आप कह रहे हैं वो कैसे सही है यह सिद्धि की जा सके, ठीक है। तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय किसी संस्था की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, उनके आंकड़े हो सकते हैं, सूचकांक हो सकते हैं, इसके अलावा तथ्य हो सकते हैं, तर्क आप दे सकते हैं। इन सारे माध्यमों के साथ साथ प्रश्न की वास्तविक मांग के अनुरूप को पूरा करते हुए एक यहाँ पे गंभीर समझ वाला आपका उत्तर होना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है और किस आधार पर सही है। तो प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात है, प्रमाणित करने के साथ साथ आपका उत्तर प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। प्रवाहपूर्ण का मतलब क्या होता है कि आपका उत्तर, ठीक है, प्रारंभ से अंत तक क्या होना चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए।
क्रमबद्धता का मतलब प्रश्न के शुरुआत में, अर्थात जो प्रश्न में पूछा गया है, आपको अपने उत्तर लेखन के दौरान प्रारंभ से अंत तक प्रश्न से जुड़ा हुआ होना चाहिए और पहले बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक वो सिलसिलेवार एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इससे क्या होती है, आपके उत्तर में प्रभावपूर्णता बनी रहती है और जो परीक्षक बैठा होता है, जो एग्जाम में आपका जो कॉपी आपकी चेक कर रहा होता है, उसको भी वहां पर पढ़ते समय आसानी से समझ में आ जाता है, रुक रुक कर समझना नहीं पड़ता है और इसका प्रभाव पड़ता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट आप अर्जित कर सकते हैं आप इस तरीके के उत्तर लेखन के द्वारा। तो एक आकर्षक उत्तर लेखन, एक अच्छा उत्तर लेखन में ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रामाणिकता और प्रवाहपूर्ण उसका होना ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप उत्तर लिखते हैं तो कुछ और भी प्रश्न आपके कह सकते हैं आते रहते हैं, आप इसे पूछते भी रहते हैं। और ये जो प्रश्न है वो क्या है, जैसे कि आप पूछते हैं कि क्या हर एक प्रश्न के बाद जब हम पेपर देखें तो हर एक प्रश्न में कुछ शब्द सीमा लिखी होती है। देखा जाए तो कहीं 125 शब्द लिखे हैं, कहीं 200 शब्द लिखे हैं, कहीं 250 शब्द लिखे हैं, निबंध इत्यादि में देखें 600-700 शब्द होते हैं। तो ये शब्द सीमा का क्या हम पालन करना चाहिए, कितनी जरूरी है, क्या शब्दों की गणना होती भी है कि नहीं होती है, होती है तो कैसे होती है, क्या हम शब्दों की सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, क्या यूपीपीएससी जैसे आयोग जो हैं वो शब्दों की गणना कराने के लिए क्या उनके पास कोई व्यवस्था है, या ये अब ऐसे ही कॉपी चेक कर ली जाती है। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं। इसके अलावा कौन से शब्द गिने जाते हैं, जैसे कि यहां पर है प्रस्तुतिकरण, एक शब्द ये भी है, एक है के, हैं, से। तो यहां पर यह भी प्रश्न आता है किस प्रकार के शब्द गिने जाते हैं, काउंट किसे किया जाता है और किसे नहीं किया जाता है। ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं। तो यहां पर यह समझ लेना जरूरी है कि शब्दों की सीमा से क्या मतलब होता है और इसका क्या प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो उत्तर लिखने के हम यहां पर कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। ऐसे 4 बिंदु जो आपके दिमाग में एज ए प्रश्न आपको बनते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, क्या शब्द की सीमा से रिलेटेड है ना, तो क्या हमें शब्द की सीमा का पालन करें, छूट मिलती है, कितनी मिलती है, तो ध्यान रखें। व्यवहारिकता क्या है, इसकी व्यवहारिकता को समझिए। यहां पर किसी एक व्यक्ति की कॉपी चेक नहीं कर रहा होता है आयोग, यहां हजारों लोगों की कॉपियां चेक होती हैं, है ना, हजारों लोगों की कॉपियां चेक होती हैं और हर एक व्यक्ति की जो कॉपी होती है, ऐसा नहीं कि उसने एक ही कॉपी लिखी होती है, उसने कई कॉपियां लिखी होती हैं। जीएस के 4 कॉपी आप ले लीजिए, ठीक है, उसके लिए ऑप्शनल के 2 पेपर आपने लिखे होते हैं। उसके बाद आप देखें तो जो आपका हिंदी का जो पेपर होता है वो भी आपने लिखा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 1-2 कॉपी तो नहीं, एक ही बंदे की 7-8 कॉपियां हो सकती हैं। अगर 1000 बंदे ने लिखी तो 7000 कॉपियां, 2000 लिखी तो 14000 कॉपियां, ऐसी बहुत सारी कॉपियां होगी। तो यहां पे और ये कॉपियां हो गई 14000, ठीक है। उसके बाद एक बंदे ने यहां पर एक पेपर में अगर देखा जाए, एक अभ्यर्थी ने देखा जाए तो 20 क्वेश्चन लिखे होते हैं, है ना, 18, 19, 20, मोस्टली सब ट्राई जरूर करते हैं 20 का। अगर 20 भी मान लिया जाए, एक कॉपी में बेस और ऐसे 14 लिखी हुई हैं, तो यहां पर देखिए आपके पास कितने सारे क्वेश्चन हो गए, कितनी सारी कॉपियां, और उसमें कितने सारे क्वेश्चन, उसके कितने सारे आंसर। और एक क्वेश्चन में अगर आप कहें 200-250 शब्द हैं और उसे काउंट करने बैठा जाए, तो यहाँ लाखों करोड़ों शब्दों को गिनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उसका मूल्यांकन तीव्र गति से करना है, आंसर उसको कॉपी जल्दी से जारी करनी है, मेरिट आगे बढ़ानी है, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू लेना है, रिजल्ट जारी करना है, ट्रेनिंग देनी है, सबको लेकर आना है। तो इसके लिए इतना क्या टाइम वेस्ट करने का होता है। तो व्यवहारिकता अगर हम देखें तो थोड़ी सी जटिल लगती है, और इसलिए यहां पे ध्यान रखिएगा, व्यवहारिकता के अनुसार आयोग जो होता है हर अभ्यर्थी के उत्तरों की, शब्दों की गणना की व्यवस्था नहीं करता है, ना ही उसके पास ऐसा कोई टूल है जिसके माध्यम से वो उत्तरों अभ्यर्थी के जो उत्तर उन्होंने लिखे हुए हैं, जो कॉपियां उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उनमें हर एक उत्तरों के शब्दों की गणना कराता है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि होती नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं। एक व्यवहारिकता यह भी है कि जो परीक्षक वहां पर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उस परीक्षक एक अनुभवी होता है और वो ऐसी कई सारी कॉपियां पहले भी चेक कर चुका है ना। पहली कॉपी तो चेक करने बैठा नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर रहा है, कहीं पढ़ा रहा है और उसके सामने ऐसी कई सारी कॉपियां रही और उसने कई बार यहां पर चेक की, तो उसे एक अंदाजा हो जाता है कि 200 शब्द, 150 शब्द, 250 शब्द कितने पेजेस में लिखे गए होंगे।
कितने दायरे में लिखा जा सकता है, कितने पेजेस, शब्दों, संख्या इत्यादि के आधार पर वो एक अनुमान लगा सकता है कि हाँ इतने में आपके शब्दों की ये सीमा पूरी हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अनुमान के आधार पर परीक्षक ये तय कर सकता है कि आपने शब्दों की सीमा को पूर्ण किया है, नहीं किया है, ये उसको अंदाजा लगाएगा, वो भी वहां पर गणना करने नहीं बैठेगा। तो एक तो प्रश्न ये हो गया कि शब्दों की सीमा में आप अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे रह जाता है तो उसको वहां पे काउंटेबल नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, शब्दों की संख्या यदि आपने बहुत कम लिख दी या शब्दों की सीमा आपने बहुत ज्यादा लिख दी, तब यहां पे परीक्षक का ध्यान आपकी कॉपी पे जाता है और ऐसी स्थिति में नेगेटिव पॉइंट आपकी कॉपी में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कि 200 शब्दों की सीमा है और आपने 250 शब्द लिख दिए, 270 280 शब्द लिख दिए, या 200 का है आपने 100 ही लिख दिए। तो ऐसे जब आप शब्द लिखेंगे जहां पे आपने बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा लिख दिया है, तो ऐसी स्थिति में, ज्यादा कम की स्थिति में परीक्षक का ध्यान जाएगा और आप उनका अगर ध्यान आकर्षित करेंगे तो वो आपकी कॉपी में एज ए नेगेटिव इंपैक्ट आप पर दिखेगा। तो करना क्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखने का कि शब्दों की सीमा का उल्लंघन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शब्दों की सीमा का उल्लंघन करते वक्त ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% 15%। ठीक है, तो मतलब 15-20 शब्द आपने एक्स्ट्रा लिख दिए तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिए। अगर 200 का है 220 शब्द लिख दिए चलता है। ठीक है, 150 का है आपने 170 में लिख दिया, 165 पे लिख दिया चलेगा, लेकिन 150 का है तो 200 मत लिखिए, 200 का है तो 270-80 तक मत जाइए। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो शब्दों की सीमा का उल्लंघन आप 10% तक कर सकते हैं, और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कई सारे पूर्व अभ्यर्थी जो कि चयनित हैं उनके द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि शब्दों की सीमा का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया था, फिर भी इसके बावजूद उन्हें अच्छे नंबर मिले। तो यहां पर इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि ये आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बहुत ज्यादा और कम ना हो। इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन आपके मन में बसता है कि क्या किस प्रकार के शब्द गिने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा हर तरीके के शब्दों की गणना, हर तरीके के शब्द काउंट होते हैं, चाहे वो के, से, है, हो या वह, वास्तविकता, प्रामाणिकता, विश्लेषणात्मक, ये चाहे जितने बड़े शब्द हों और चाहे जितने छोटे शब्द हों, हर तरीके के प्रश्नों में उत्तर जो आपने लिखा है वहां पर हर शब्द आपके काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर शब्द सीमा का पालन करना है, कैसे करना है, कितना उल्लंघन, कितनी छूट कर सकते हैं, किस प्रकार के शब्दों की गणना होती है, नहीं होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगला एक प्रश्न, अब अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि उत्तर लेखन को लेकर आपसे आप एक पूछते हैं, आपके मन में यहां पे सवाल रहता है कि क्या बिंदुओं में लिखा जाए उत्तर या पैराग्राफ में, अर्थात कि क्या पॉइंट में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, किस प्रकार का उत्तर लेखन ज्यादा अच्छा होता है और हमें किस तरीके के उत्तर को लेखन में अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, जब भी आप उत्तर लेखन करने जाते हैं, है ना, तो यहां पर असमंजस की जो स्थिति है कि बिंदुओं में लिखें या पैराग्राफ में, इसका आप निर्णय ले सकते हैं सिर्फ आप प्रश्न के आधार। आप पहले से प्री डिसाइडेड नहीं हो सकते हैं और ना आपको होना चाहिए। हमेशा ये डिसाइड करना कि उत्तर कैसा लिखा जाएगा ये निर्धारित आपका प्रश्न करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न की प्रकृति होगी वो निर्धारित करती है कि आपको उत्तर बिंदुओं में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है। अब इसको समझना कैसे है, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए यदि प्रश्न ऐसे हैं जिसमें तथ्य हैं, आंकड़े हैं, बिंदुओं हैं इत्यादि को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है आपसे जहां तथ्यात्मक आधार हैं, आंकड़े हैं, बिंदु हैं, तब आप अपने प्रश्नों को लिखते समय उत्तर जो होगा बिंदुओं का लिख सकते हैं, अर्थात जो उत्तर प्रयोग करेंगे उस उत्तर को लिखते समय आप बिंदुवार आंसर लिख सकते हैं। और भी अच्छा समझने के लिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूं। जैसे एक प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटने वाली 5 प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं। यहां पर सीधा सीधा उन्होंने पूछ लिया, एक तो घटना और घटना के साथ साथ 5 प्रमुख यहां पर उन्होंने पूछ ली कि 5 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं बताइए। अब यहां पर आप बिंदुवार लिख सकते हैं। इस उत्तर को लिखते समय आपका इस प्रश्न ने स्पष्ट कर दिया कि आप इस उत्तर को लिखते समय जहां पे तथ्यात्मक आपको जानकारी देनी है तो इसके लिए आप बिंदुवार उत्तर लिखें। लेकिन
हर उत्तर आप बिंदु में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जहां पर आपकी जो डिमांड होती है वो पैराग्राफ की होती है। वो कैसे? एक और प्रश्न देखिए। यदि मान लीजिए प्रश्न की प्रकृति है शुद्ध विश्लेषणात्मक है, प्रश्न की प्रकृति कैसी है? यदि शुद्ध विश्लेषणात्मक है तो आप अपने उत्तर को पैराग्राफ में लिखें। अब विश्लेषणात्मक प्रश्न कैसा होता है वो भी आपको समझना चाहिए। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे जहां एक क्वेश्चन है, जहां महात्मा गांधी जाति व्यवस्था की कुरीतियों पर कोई गंभीर चोट नहीं कर सके, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के मूल पर प्रहार किया, स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर एक विश्लेषण करना है। गांधी जी की जो आपकी व्यवस्था रही थी, जिस तरीके से उन्होंने इसको जाति व्यवस्था को देखा, और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो दोनों का आपको विश्लेषण करना होगा, दोनों की प्रकृति, दोनों के व्यवहार, दोनों के आचरण, दोनों के कार्यों को, और उसके आधार पर आपको स्पष्ट करना होगा। तो यहां पर आप बिंदुवार नहीं लिखेंगे, यहां पर आपको पैराग्राफ वाइज आपको आंसर लिखना चाहिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, समझ में आया आपका? दूसरा जो बिंदुओं में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, वो उत्तर आपको मैंने यहां पर दे दिया है कि आप अपने उत्तर को प्रश्न के आधार पर ही डिसाइड करेंगे, प्री डिसाइडेड नहीं रहेंगे कि मुझे बिंदु में लिखना है या उत्तर। चलिए, 2 क्वेश्चन मिल गए, 2 और रह जाते हैं। आज के लिए ये दोनों चीजें और बता देता हूं। पहला है, क्या रेखा चित्रों का प्रयोग करा जाए जब आप उत्तर लेखन करने जाते हैं? रेखा चित्र क्या होते हैं? रेखा चित्र का मतलब होता है पाई डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गए, तालिका हो गई। जब आप इसका प्रयोग अपने उत्तर में करते हैं तो क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन आता है कि आप अपने उत्तर लेखन में इसका प्रयोग करेंगे कि नहीं। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, यदि विभिन्न धारणाओं के पारस्परिक संबंधों का वर्गीकरण आदि को स्पष्ट करना होगा, तब आप रेखा चित्रों का प्रयोग अपने उत्तर में कर सकते हैं। किंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपका प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकृति का है तो आप यहां पर रेखा चित्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात? क्या करना है, यदि आपका प्रश्न कुछ ऐसी अवधारणाओं पर रिलेट करता है जहां पर वो एक दूसरे से संबंधित हो रही हैं, या फिर वहां पर आपको उनका वर्गीकरण स्पष्ट करना है, तो ऐसी स्थिति में ही आप इन रेखा चित्रों का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा ये भी अगर समझ में कम आ रहा है तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए भी दे देता हूं। एक प्रश्न है, मान लीजिए आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है, अपराध और पाप की अवधारणाओं का अंतर स्पष्ट करें। क्या यह जरूरी है कि हर अपराध पाप हो और हर पाप अपराध हो? अब यहां पर देखा जाए तो आपको वेन डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए इसके लिए, इस उत्तर लेखन में, जहां पर दोनों अवधारणाएं जो पाप है और अपराध है, इसको आप स्पष्ट करेंगे कि किस तरीके का यह संबंध यहां पर होता है। क्या पाप अपराध है और अपराध ही पाप है? तो इसको आप दिखाने के लिए आप वेन डायग्राम जैसी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए, आप उत्तर लेखन में रेखा चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब अवधारणात्मक प्रश्न एक दूसरे से इंटरलेट करते हों। अन्यथा की स्थिति में विश्लेषणात्मक जैसे प्रश्नों में आप इसका प्रयोग करने से बिल्कुल बचें, क्योंकि ये एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। जाते जाते एक चीज मैं आपको और बता देता हूं आज के लिए, और उसके बाद आपको छोड़ जाऊंगा कुछ होमवर्क के साथ जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर लेखन में हमें किस प्रकार के शब्दों का चयन करना चाहिए? अब यहां पे बात आ गई कि आप हिंदी भाषी छात्र हैं, और हिंदी भाषी छात्र हैं तो हिंदी का ही प्रयोग करेंगे, है ना। लेकिन हिंदी भी जो है एक बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है, एक सामान्य औपचारिक भाषा है, एक थोड़ी क्लिष्ट भाषा है। तो यहां पर आपको किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना है। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न आपके मन में आते हैं भाषा शैली को लेकर। जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं उसमें कई बार कुछ ऐसे शब्दों का भी आप चयन करते हैं जिसमें उर्दू और फारसी जैसे शब्द वहां पे सम्मिलित होते हैं। तो क्या हम अपने उत्तर लेखन में इस उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग करें? एक और होता है जो आम बोलचाल भाषा में हम प्रयोग करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा है, कॉमन है, इंग्लिश कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके हम बोलते रहते हैं, और कई बार हमें इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करना आसान पड़ता है बजाय हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने में। और कई बार हमें इंग्लिश के शब्द तो पता होते हैं लेकिन उसका हिंदी का मतलब पता नहीं होता है, और हम लेखन में भी उसी का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पे एक प्रश्न ये भी आता है, तो क्या हम इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग अपनी हिंदी भाषा के उत्तर लेखन में करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहां पर इन तीनों ही प्रश्नों का मैं आपको उत्तर दे देता हूं। सबसे पहली चीज, हमारी भाषा शैली होनी कैसी चाहिए? तो यहां पे ध्यान रखिएगा,
आपकी भाषा शैली ना बहुत आम बोलचाल वाली होनी चाहिए और ना बहुत क्लिष्ट होनी चाहिए। अर्थात एक औपचारिक भाषा शैली होनी चाहिए जिसमें आपकी भाषा शैली सहज हो और साथ ही साथ सरल भी हो। सहजता और सरलता आपकी भाषा शैली में उत्तर लेखन के अनुरूप एक औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरी चीज का ध्यान रखें, शब्दों के चयन में सावधानी बरतें, अर्थात उत्तर की गरिमा को जरूर बनाए रखें। वहां पर बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग ना करें। उसकी उत्तर की गरिमा तभी बनी रहेगी जब आप एक औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग करें। तीसरी बात, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग ना करें। हो सके तो जितना संभव हो सके आप इनसे दूर रहें। उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा शैली में जितना हो सके संभव आप उनसे दूर रहें। और चौथा, अंग्रेजी भाषा शैली का प्रयोग भी आप तभी करें। किस प्रकार की भाषा, अंग्रेजी का प्रयोग आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ही मिनिमम और कुछ यहां पर सावधानियों के साथ। पहला, तकनीकी और जटिल हिंदी शब्दों की जगह आप अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। समझ आई बात? जैसे आपको क्या करना है, आपको कुछ लिखना है, आपको मान लीजिए किसी की इंग्लिश आपको नहीं पता है, मान लीजिए ऑब्जर्व लिखना है, ऑब्जर्व की आपको हिंदी नहीं पता है, तो ऑब्जर्व लिखने के लिए आप यहां पर ऑब्जर्व इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और ऑब्जर्व आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं। तो आपको कौन सा प्रयोग करना है? ये वाला। आपको ऑब्जर्व लिखना भी है इंग्लिश का शब्द, तो आप इस भाषा में लिखेंगे, ना कि यहां पे इंग्लिश शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर तकनीकी और जटिल, खासकर हम इन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी के ज्यादातर साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं, आपकी आंसर राइटिंग करते हैं, तो वहां पर इनका प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा तकनीकी और जटिल शब्द आते हैं जिनका प्रयोग, उच्चारण और उसकी हिंदी आपको कम मिलती है। ऐसी स्थिति में आप यहां पर इंग्लिश को देवनागरी लिपि में प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप यहां पर थोड़ा सा, मैं आपको कह सकता हूं, डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये छूट मिल गई, आपको ये पता चल गया कि इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा आंसर राइटिंग आप वहां पर इंग्लिश को ही देवनागरी लिपि में लिखना शुरू कर दें। या फिर 20% 30% आपकी इंग्लिश में भी अगर आपको इंग्लिश का शब्दों का प्रयोग किया है, वो भी अच्छी बात नहीं। ये अपवाद है, अपवाद स्वरूप आपको छूट दी गई है कि आपको किसी एक शब्द का मतलब नहीं पता है, दो शब्द का नहीं पता है, तो आप कर सकते हैं। एक या दो बार आप आंसर राइटिंग में 2-3 जगह आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर लाइन में आपने एक बार दो बार यूज कर लिया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तकनीकी और जटिल शब्दों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका भी ख्याल रखें कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रयोग इसका ना करें। क्योंकि यदि आप अधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में भी करते हैं, तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह पड़ता है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना था, तो इंग्लिश का पेपर ही आप क्यों नहीं दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं दे रहे हैं, आप हिंदी भाषा में, अर्थात आपको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है। तो एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और आपके यहाँ पे आपके अंक भी कट सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हैं, अपनी उत्तर लेखन में शब्दों के चयन में अगर आप इसका प्रयोग करें तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एक सहज सरल भाषा शब्दों का आपको प्रयोग करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए देखिए, परीक्षा में आप संस्कृत मूल के कह सकते हैं जो तत्सम शब्दावली होती है, आप उसका ज्यादा प्रयोग अपने उत्तर लेखन में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अधिक ज्यादा औपचारिक मानी जाती है और परीक्षा के लिए भी यहाँ पर ये एक कह सकते हैं कि ज्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से उनके लिए भी, उनके द्वारा भी से ज्यादा मान्यता प्रदान की जाती है। एग्जाम्पल वाइज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि प्रधानमंत्री जो पीएम है वो सिक हैं, बीमार हैं, तो उसे आप कैसे कहेंगे? अब एक औपचारिक भाषा है और एक उर्दू की भाषा है। औपचारिक भाषा में कुछ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे कि हम इसे ऐसे कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी अस्वस्थ हैं। ठीक है, अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री जी, आप किसी को बता भी रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी अस्वस्थ हैं, आपसे आज नहीं मिल सकते, आप अगर ऐसा कहेंगे तो अच्छा लगता है। अगर आप इसको उर्दू और फारसी और अंग्रेजी शब्दों का आप उसमें प्रयोग करके लिखेंगे कि अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि आप अगर आप उर्दू में से कहें तो कैसे कहेंगे आप कि वजीर आजम साहब की तबीयत नासाज है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी भाषी के होकर के आपको उर्दू फारसी में लिखनी है तो यहां पर ये नहीं करेंगे। इसलिए आप तत्सम शब्दों का प्रयोग करें अपने उत्तर लेखन के दौरान, उसे आप और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ
जो चीजें मैंने बताई हैं शब्दावलियों के बारे में, अंग्रेजी के बारे में, उर्दू फारसी के बारे में, तत्सम शब्दों के बारे में, उसका ख्याल रखेंगे तो आपका उत्तर लेखन ना सिर्फ यहाँ पे एक अच्छा उत्तर लेखन होगा, औपचारिक होगा, आकर्षक होगा और यहाँ पर आप और ज्यादा पॉइंट भी अर्जित कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको उत्तर लेखन के 2 चरण और बता दिए और टोटल हमने यहाँ पे 3 चरण सीख लिए हैं। आज का जो होमवर्क है ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी 2020 का आपको डाउनलोड कर लेना है पेपर, जिसमें आपको जीएस पेपर मेंस का आपको डाउनलोड करना है और इसके बाद इसमें जीएस पेपर फर्स्ट का जो भी है, ठीक है, कम से कम फर्स्ट पेपर जो डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट पेपर में आपको उत्तर की सभी जितने भी प्रश्न हैं कोशिश करिए मैक्सिमम कितने उत्तर की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं। ये आज का आपका होमवर्क है और ये उत्तर की रूपरेखा में अगर कहीं भी आपको लिखने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्या बताया गया है, कैसे अप्लाई करना है और इसको अप्लाई करके सीखिए, क्योंकि बिना आप अप्लाई करे हुए, प्रैक्टिस किए हुए, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताता चल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे काम 2 तरफा होगा। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा यदि आप उसे अप्लाई करेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में ऐसे ही लेक्चर होते रहेंगे, एक दिन फिनिश भी हो जाएंगे और आपकी आंसर राइटिंग जो स्किल है जैसे लेक्चर स्टार्ट होने के समय थी वैसे ही इसके खत्म होने तक रहेगी। तो यदि आपको इम्प्रूव करना है तो इस बात का ध्यान रखें, जो चीजें बताई जा रही हैं और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो जरूर करते चलिए और उसकी प्रैक्टिस करते चलिए। आप, मैंने पहले भी कहा है, ग्रुप में जो चैट ग्रुप है वहां पे आपके द्वारा किए गए कोई भी काम आप शेयर भी कर सकते हैं, मैं उसे देख लूंगा और देखने के बाद आपको यहाँ पर सेशन में चर्चा भी करूंगा। तो यहाँ पर आपको इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, उसे भी यहाँ पर तभी किया जा सकता है जब आप अपनी तरफ से मेहनत करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इस चीज़ को जरूर यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो अगले चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि उत्तर लेखन में भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के बारे में, साथ ही साथ उसे उत्तर लेखन को कैसे आकर्षक बनाया जा सकता है इस चीज़ को लेकर। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अन्य चीज़ों को लेकर। थैंक यू सो मच।